जगबीर सिंह बहुत नेक और सज्जन आदमी थे, बड़े स्पष्टवादी थे। मेरा उनका 72 से परिचय था। जब चौदेवीलाल तोशाम से चुनाव लड़े थे, जो बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे, तब उन दिनों में जगन्नाथ जी, जो जगबीर सिंह, ये गिने चुने आदमी थे, जो जयमल सिंह थे, होशियार सिंह थे। तो मैं यहाँ रहा था पूरे चुनाव में जी, इलेक्शन का इंचार्ज था। मैं बड़े भाई की तरह लेता हूँ। मैं 80 में हो गया, वो 84-85 थे, तो हम दोनों बड़े साथ में। वो ऐसे वक्त थे जब जीपों में कच्चे रास्ते होते थे, घूमते थे। तो तब से एक हमारा पारिवारिक रिश्ता है। सर, वर्तमान हरियाणा राजनीति की बात करें, जिस प्रकार से जो है राज्यसभा चुनाव हुआ, तो किस प्रकार से देखते हैं इस राजनीति को, इस तोड़ फोड़ को? देखिए, जिस तरीके से एमएलए का जो आचरण है ना जी, बहुत निंदनीय है। वोट पड़ते हैं लोग, दोपहर जो बूथ पे खड़े होते हैं, 2-2 बजे धूप में, जो मई जून के महीने में बाहर खड़े के वोट डालते हैं। अगर इस तरीके से वोट बिकने लग जाए, थोक में बिकने लग जाए, तो इससे गंदा काम नहीं हो सकता। फिर जो राजनीतिक संस्थाएं उनकी नींव कमज़ोर कर रहे हैं। सर, बीजेपी का दबाव मानेंगे इसे या कांग्रेस की कमजोरी? देखिए, दोनों पार्टियों का अलग अलग मामला है। मैं उसमें ना तो मैं उनका हिस्सा हूँ ना उनका हिस्सा हूँ। मेरा बिना बात ही किसी पे अच्छे कटाक्ष की बात कहना ठीक नहीं। पर मैं ये समझता हूँ, वो कहते हैं कि रिश्वत लेना भी पाप है, रिश्वत देना भी पाप है। चौधरी साहब, रणजीत चौटाला जी आने वाले दिनों में कहाँ राजनीतिक रूप से खड़े नजर आएंगे? देखिए, क्या रूप मैं कोई गलत नहीं कहूँगा। रीजनल पार्टी का दौर ख़त्म होता जा रहा है। मैं जो मेरे साथ साथी जुड़े हैं, मैं उन्हें भटकाना नहीं चाह रहा। देखिए, स्थापित हो गया कि दो ही पार्टियाँ, कांग्रेस और बीजेपी। अभी 3.5 साल पड़े हैं, कोई क्लियर नहीं है। अब आप पिछले 1 महीने 1.5 महीने से तो देख रहा हूँ, सिवाय ट्रंप के कुछ आ ही नहीं रहा। आपकी न्यूज़ और हमारी न्यूज़ भी कहीं नहीं है। तो मैं समझता हूँ बंगाल और यूपी के बाद स्थिति सामने क्लियर होगी। सर, फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में आप रैली करने की शक्ति प्रदर्शन होना था आपका। हाँ, मैं सारे ज़िले कवर नहीं हुए, पूरे ज़िले जब कवर हो जाएंगे। मैंने 14 ज़िले करे, 9 ज़िले अभी रहते हैं। सारे ज़िले करके एक निर्णय करना है। तो ज़रा, जब मैं लाखों लोगों की भीड़ करके अगर कोई निर्णय करूंगा, तो मुझे उनके सेंटीमेंट, जज्बात की भी कदर करनी है। अंधेरे में पैर नहीं मारूंगा। एक वैश्विक तौर पर सर भारत की क्या परिस्थिति अब नजर आती है? दो अलग अलग प्रकार से बातें होती हैं, जैसे आजकल ये ईंधन की विशेष तौर पे देखती आ रही है, आप कैसे देखते हो इसे? मेरा अपना मानना है कि देखिए, ये अगर युद्ध 15 दिन और चल जाता है, तो बहुत हमें इसका भुगतना पड़ेगा। अब तक का जो हुआ है, एक जो मैं विश्लेषण देखता हूँ जो टीवी पे आता है, कि अब तक कि अगर हम इस युद्ध को बंद करें, तो भी हिंदुस्तान को वापस उस स्थिति आने 5 साल लगेंगे। बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, जब डीजल के रेट बढ़ेंगे, जब सब रिफाइनरीज ख़त्म हो रही हैं, ऑयल डिपोज ख़त्म हो रहे हैं, दोनों तरफ युद्ध, तो आदमी तो मारने का नहीं, सारा इकॉनमी को ख़त्म करने का चल रहा है। अगर ये ख़त्म हो गए, तो मैं समझता हूँ जो हॉर्मुटेज से जो निकलेंगे, उनका इंश्योरेंस का भी मैं देख रहा था, अभी $40,000 है, फिर शिप के $2 लाख होंगे, तो वो आखिर आएगा तो कंज्यूमर की कॉस्ट रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि ये ख़त्म होने के बाद प्राइसेज एकदम इतनी ऊपर जाएंगी कि जिसका टूथपेस्ट से लेके साबुन तक, दाल से लेके चीनी तक, और कपड़े से लेके जूते तक, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। सर, मंडियों में बायोमेट्रिक के जैसे प्रयोग शुरू किया है, ट्रैक्टर ट्रेली की फोटो अपलोड, तो इन नियमों को कैसे देखते हो आप? क्या ये सरलता नहीं होनी चाहिए? सब तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। हिंदुस्तान के लोगों को उस लाइन पे लाने में बहुत समय लगेगा। एकदम जल्दी से नहीं, लोगों को एकदम आप स्विच ऑन हमारे देश में नहीं करवा सकते, समय लगेगा।